क्योंकि जिस समय ये व्याख्यानमाला शुरू हुई पूज्य सुदर्शन जी की उपस्थिति में, तब मैं उनका सहायक के नाते आपके जैसे ही सामने बैठा था। और आज योगायोग है कि मैं उसी स्थान पर आकर आपके सामने विषय रखने के लिए मुझे एक प्रकार से आदेश हुआ है। विजया एकादशी हमारे सबके लिए एक महत्वपूर्ण है। प्रभु रामचंद्र जी का एक प्रकार से विजय का मार्ग सुकर करने वाली एकादशी है। और संघ में जिन्होंने संघ की विचारधारा को और विस्तृत बनाया, व्यापक बनाया, विजयशालिनी बनाया, विजय ही विजय का संकेत दिया, संदेश हमारे सामने व्यक्त किया, ऐसे पूज्य गुरु जी का भी जन्मदिन आज है। एक प्रकार से ये दो योग हमारे सामने एक प्रकार से हमारे सामने आते हैं। यहां खड़े होते समय मेरे सामने कुछ एक प्रकार से विषय मेरे मन में आते हैं। केवल हम ही क्यों यहां आए हैं, ऐसा आपके मन में आता होगा, मेरे भी मन में आ गया। मुझे लगता है कि हम सब लोग एक विचारधारा से जुड़े हैं जो रचनात्मक है, सृजनात्मक है, पॉजिटिव विषय देने वाली है। और जब हम समाज में जाते हैं तो समाज में अनेक प्रकार की नेगेटिविटी हमारे सामने आती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है, तब प्रकाश जलता है, लाइट जलता है। मुझे लगता है लाइट जलाने वाले आप सब लोग हैं, प्रकाश देने वाले आप लोग हैं, इसलिए आप लोगों का यहाँ आने का मन होता है। इस प्रकार के यज्ञ में हम भी साथ में रहते हुए इस प्रकार का चिंतन मनन बढ़ाते हैं। दूसरी एक चीज हमारे सामने, शायद कभी एडवर्टाइज में आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे यहाँ एक वाक्य प्रचार आता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन एडवर्टाइज वालों ने उसमें बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है, सीडिंग करना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है। यहां बैठे हुए लोग, मैं ऐसा मानता हूं, ये समाज मन के बीज लेकर चलने वाले लोग हैं, जो समाज मन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उस प्रकार के लोग यहां आए हैं, ऐसा भी मैं मानता हूं। और एक विषय मेरे मन में स्वाभाविक आता है, वो है हम समाज में एक आदत बहुतांशतः हमारे सामने आती है, वो 4 लोग एकत्रित आते हैं तो पॉलिटिकल ऑडिट अपने आप हो जाता है। लेकिन कभी कभी समाज का भी ऑडिट होना चाहिए, सोशल ऑडिट होना ही चाहिए। हमारा समाज क्या है, हमारे समाज का लक्ष्य क्या रहा है, हमारे समाज का पूर्व परंपरा क्या है, आज कहां स्थिति है, आज के परिस्थिति में नए सुधार करना है तो नए मूल्य खड़ा करना है तो कौन से प्रकार से उसका प्रयत्न होना चाहिए, भविष्य के विषयों को लेकर उसके प्रकार के कौन से विषयों पर चलने की अभी प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार की चिंता चयन करने का भी एक क्रम करने वाला वर्ग मेरे सामने बैठा है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए पूज्य गुरु जी के जीवन का संदेश, भारत का विचार यही रहा है। भारत के बारे में उन्होंने जितना बताने की चेष्टा की है, उसी विषय को, उसी धारा को आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करने वाला हूं। देश का विषय, देश के बारे में विचार हर व्यक्ति करता है, अपने स्तर से करता है। देश आगे बढ़ना चाहिए ऐसे मानने वाले समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों के मन में तात्कालिक आता है, कुछ लोगों के मन में दीर्घकालिक रहता है। क्रिकेट की मैच रहती है तो बड़ा उसका उत्साह सामने आता है, कभी कभी कोई घटना होती है तो दिखाई देता है, कभी सिनेमा, अभी जैसे छावा की चर्चा चल रही है, बॉर्डर की चर्चा उसी समय ऐसी ही चलती थी। सिनेमा देखने के बाद लोग नारे लगाकर बाहर निकलते थे। लेकिन देश का विचार एक स्थायी पद्धति से होना चाहिए, समाज के द्वारा होना चाहिए। देश के बारे में विचार करने की हमारी एक आदत सी होनी चाहिए, क्योंकि हम देश के साथ जुड़े घटक है। हमारी एक बड़ी इकाई देश है जो हमको अनेक प्रकार का परिचय देती है। हमारा सार्वभौमत्व उसके कारण हमको मिला हुआ है।
हमारी स्वतंत्रता, हमारे अधिकार, हमारे स्वावलंबन, हमारे साथ जुड़े हुए अनेक विषयों का एक प्रकार से परिचायक हमारा देश है। देश के बारे में विचार करना ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूज्य गुरुजी ने चलाई। उसी प्रक्रिया को 2 दिन में मैं आपके सामने बदलता भारत दिशा और दायित्व इस दृष्टि से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करने वाला हूं। देश का विचार क्यों आता है? एक तो कारण है हमारे कुछ विषयों पर हम सुनते समझते हैं तब हमारे मन में आता है। कुछ विचार के लोग बैठे हैं तो उनको मालूम है कि देश का सांस्कृतिक, देश का ऐतिहासिक, देश का पौराणिक इतिहास हमको मालूम होता है, तब उसके बारे में अधिक अधिक इच्छा बनती जाती है। कभी कभी देश के बारे में नई नई चर्चा उठती है। कभी कभी हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ घटनाएं होती है तो हमको लगता है हमारे देश में क्या है, बांग्लादेश में कुछ हो गया, उधर मालदीव जैसे छोटे से देश ने कुछ हमारे देश के बारे में बोलना प्रारंभ कर दिया तो हमारे मन में भी घटना आती है। और आजकल हम लोग टीवी पर तो 2-4 विषय ज्यादा सुन रहे हैं, यूएस एड के बारे में, वो डीप स्टेट के बारे में, वो अमेरिकन व्यक्ति के बारे में 3-3, 4-4 दिन हमारे देश के सांसद में चर्चा चली। तब हमको लगता है कि हमारा देश क्या है स्थिति में, इन सारे घटनाक्रमों में हमारे देश का स्थिति क्या है, हमारे देश का दायित्व क्या है। एक बड़ी चर्चा चली ग्लोबलाइजेशन की, वैश्विकीकरण का एक बड़ा झंझावात चला, इधर से हवा चलती रही और साथ साथ डी ग्लोबलाइजेशन भी चल पड़ा है। अनेक देश धीरे धीरे ये ग्लोबलाइजेशन के एक स्वरूप को, सत्य स्वरूप को समझने के कारण बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो दुनिया का एकत्रित आना, दुनिया का बिखरना दोनों दिखाई देते हैं। ऐसे इसमें हमारी भूमिका क्या है? क्या हमको एक पोल बनकर रहना है क्या? अमेरिका पोल है, रशिया एक पोल था, हमको तीसरा पोल बनने की चेष्टा करनी है क्या? तो अपने भारत के बारे में भी विचार स्पष्ट होना चाहिए, ये हमारे मन में आना स्वाभाविक है। एक और विचार मेरे मन में आता है जो हमारे चिंतन का एक प्रकार से आधार बन सकता है। एक बड़े बड़े संघर्ष के बाद, आक्रमण काल, संघर्ष का काल, गुलामी का काल के बाद हम स्वतंत्र बने हैं। जिस समय हम स्वतंत्र बने उस समय दुनिया के कुछ देश भी हमारे साथ आगे पीछे आकर खड़े हो गए। जापान, जर्मनी, इजराइल, मलेशिया, ये छोटे छोटे देश हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान जैसा देश तो एक प्रकार से 2 अणु बम के कारण बहुत ध्वस्त हो गया था, नष्ट जैसा हो गया था, लेकिन कितने कम समय में उसने अपने को सामने लाया। द्वितीय महायुद्ध के बाद जर्मनी के 2 टुकड़े बनाए गए, पूर्व जर्मनी, पश्चिम जर्मनी, दीवार खड़ी कर गई। लगभग 40-42 साल तक वो जर्मनी का देश 2 भागों में बटा हुआ था। वो जल्दी एकत्रित आ गया, फिर से सिरमौर देश के नाते पहचाना जाता है। इजराइल तो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। 2000 साल तक इजराइल के लोगों के लिए जमीन नहीं थी, केवल भावना थी। जमीन जैसे उपलब्ध हो गई, उन्होंने एक अपनी छलांग लगाने का कितना बड़ा प्रयत्न किया है। भाषा से लेकर शुरुआत की है और आज देखते हैं हम लोग कितनी एक कड़ाई के साथ वो देश खड़ा हुआ है, कितनी एक प्रगल्भता के साथ देश खड़ा हुआ है। मलेशिया भी 1953 में स्वतंत्र हुआ है। उसके पहले उसके साथ सिंगापुर जोड़ा था, बाद में सिंगापुर अलग हो गया। 1953 में मलेशिया बना हुआ है और मलेशिया भी आज एक अलग देश के नाते दिखाई देता है। उन्होंने अपना एक कर्तृत्व खड़ा किया है। हमारे देश से कई गुना वो आगे निकल गए। जर्मनी का प्रति व्यक्ति एक प्रकार से इनकम $54,000 है, जापान का 37,000 है, इजराइल का 52,000 है, मलेशिया का 13,000 है, भारत का 2,379 है। आप कल्पना करिए, छोटे छोटे देश अपने आर्थिक प्रगति में कितने गति से आगे निकल गए, स्वाभिमान भी प्रकट कर रहे।
इजराइल तो हम जानते हैं, देख रहे हैं हम लोग कि कैसे उसने अपने देश को एक प्रकार से, उसके देश पर अचानक हमला हो गया तो उस हमले के प्रतिरोध में उन्होंने कितना लंबा युद्ध चलाया, अपने देश के एक एक बंधक को छोड़ने के लिए कितनी प्रकार से वो कठोरता से कार्रवाई करने की दिशा में दृढ़ दिखता है। जापान ने दक्षिण कोरिया पर एक प्रकार से राज्य किया था, तो ऐसा कहते हैं कि जापान के सैनिकों ने वहां के दक्षिण कोरिया के लड़के को गलत व्यवहार के, गलत धंधे के इधर एक प्रकार से ढकेल दिया था। दक्षिण कोरिया खड़ा हो गया। दक्षिण कोरिया ने अनेक साल तक जापान से संबंध तोड़ दिए थे, लेकिन दक्षिण कोरिया गति से आगे आ गया तो जापान को झुकना पड़ा। जापान ने वहां उनके राज्य भवन के सामने एक बहुत बड़ा सचिवालय बनाया था। जब गुलाम थे तो उसका अपना उन्होंने सेक्रेटेरिएट बनाया था। बताते हैं कि 1200 करोड़ की बिल्डिंग थी। दक्षिण कोरिया स्वतंत्र हो गया तो उन्होंने 1200 करोड़ की बिल्डिंग तोड़ दी, अपना स्व प्रकट किया। हमारे देश के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? हमारे देश में स्व प्रकट करने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? जालियांवाला हत्याकांड के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री यहां आई थी। हमारे देश के लोगों ने बड़ी अपेक्षा व्यक्त की कि नहीं, वो कम से कम अपॉलॉजी लेंगे। नहीं लिया उन्होंने, केवल रिग्रेट किया, खेद व्यक्त किया। हमारे देश के अनेक घटनाओं के बारे में ब्रिटिश शासन बड़ी मात्रा में एक प्रकार से उसके साथ जुड़ा हुआ है। शायद हम लोग जानते नहीं, हम ढूंढने का प्रयत्न भी नहीं करते। हमको मालूम है आजाद हिंद सेना हमारे सामने बड़ा एक कर्तृत्व पराक्रम का एक प्रकार से पन्ना हमारे इतिहास में आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े हुई बड़ी सेना है। नेताजी के एक प्रकार से विमान और उस दुर्घटना से जुड़े हुए विषय के बाद वो सेना का क्या हुआ? अंग्रेजों ने 2300 सेना को पकड़ रखा था, उसका बाद में क्या हुआ? क्या 2300 सेना को उन्होंने मार दिया है? कलकत्ता के पास बराकपुर में वहां नीलगंज नाम का एक एरिया है, उस क्षेत्र में उनको एक साथ रखा गया था। ऐसा बताते, धीरे धीरे सबको मरवा दिया उन्होंने, बंदूक से उड़ा दिया, कुछ लोगों को खाना पीना ही बंद कर दिया। क्या हम ऐसे विषयों पर कभी क्षोभ व्यक्त करते हैं? क्या हमारे देश की अस्मिता ऐसे विषयों के साथ जगती है क्या? नहीं दिखाई देता। तो हमारे देश के बारे में हम क्या कम है? छोटे छोटे देश आगे निकल गए, लेकिन कुछ विषयों के बारे में अभी भी हमारा आगे जाने का दिशा नहीं दिखता है। हमारी वो ताकत नहीं आई है। जरूर कुछ बातों में हम आगे गए, मैं मानता हूं। 75 साल में हमारे स्वतंत्रता के बाद का जो एक प्रकार से आगे जाना है कुछ मात्रा में अच्छा भी है, लेकिन वो जो ताकत हमारे देश में, वो क्या चाहिए? जो व्यक्त समाज के द्वारा होना चाहिए। ऐसा कहते हैं देश का संचालन करने से, देश का मूल्यांकन करते समय 4 शक्तियों पर किया जाता है: सैन्य शक्ति, अर्थ शक्ति, टेक्नोलॉजी शक्ति और समाज शक्ति। ये 4 शक्तियों के आधार पर समाज का मूल्यांकन किया जाता है। तो क्या कमी है हमारे देश में? इसके बारे में भी कभी ना कभी हमारे मन में विचार आता होगा। मुझे लगता है हमारे सामने देश का विचार करते समय अलग अलग प्रकार के विचारों के क्रम में ये भी विचार आना चाहिए, क्या हमारी गति कम है? क्या हमारी दिशा ठीक नहीं है? क्या हमारी दिशा और समाज को साथ में लेने के लिए कम पड़ रही है? क्या हमको कुछ बदलाव लाना है? क्या दायित्ववान लोगों का कोई वर्ग अधिक मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता लगती है? क्या देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला वर्ग खड़ा करना हो तो उस प्रकार के विषयों के साथ मिलने वाले समाज के वर्ग को खड़ा करने का काम अधिक गति से करना, ये संदेश हमको ये छोटे छोटे देशों के द्वारा भी मिलता है। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारा देश एक लंबा प्रवास करते हुआ है। मैंने अभी भी कहा कि 75 साल में हमको जरूर कुछ मिला है, लेकिन पहले भी हम थे, पहले भी बहुत अच्छे थे, बहुत विषयों के साथ जुड़े थे। हमारे देश के बारे में शायद हम लोग जानते भी है। आप यहाँ गुजरात के लोग बैठे तो हम लोग दो साइड के बारे में तो ज्यादा जानते हैं। यहाँ पर एक्सकेवेशन बड़ी मात्रा में चल पड़ा है
और उस एक्सकैवेशन से हमारे सामने दिखाई देता है कि यहाँ पर जो चित्र मिल रहा है वो धीरे धीरे अनेक बातों की हमारी पूर्व काल की स्थिति को स्पष्ट करता है। उधर पंजाब हरियाणा में राखी गढ़ी का वैसी मिल रहा है, और राखी गढ़ी में अभी अभी जो एक प्रकार से एक मेटल टॉयज मिला है, मेटल का खिलौना मिला है, उसका कार्बन डेटिंग लगभग 7,500 साल पुराना जा रहा है। इसका मतलब हमारे पूर्वज के लोग वहां खिलौना बनाने के मनस्थिति में आए थे, खिलौना बनाने के टेक्नोलॉजी में चल पड़े थे। वो मेटल वहां दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में 2 बड़े एक्सकैवेशन चल पड़े, उसमें भी वही दिखाई देता है। वहां पर केडप्पी नाम का एक स्थान है, मुरगुन नाम का स्थान है, वहां पर भी एक नए नए प्रकार के संशोधन दिखाई दे। जमीन से पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की एक अच्छी शास्त्र शुद्ध पद्धति वहां दिखाई दे रही है। चाकू यूज कर रहे, 2600 साल पहले का एक चाकू दिखाई दे रहा है, 23 ग्राम का चाकू वहां मिला है। इसका अर्थ हमारे पूर्व के लोगों ने अनेक प्रकार की हमारे यहाँ पर उपलब्धियां अपने समाज में लेने का प्रयत्न किया था। हमारा जो लंबा इतिहास है ये एक विशेषता लेकर चलने वाला इतिहास है। उसमें ज्ञान है, विज्ञान है, उसमें साहित्य है, उसमें कला है, उसमें एक प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था है। अलग अलग प्रकार के प्रयत्न करते हुए हमारे समाज का ये प्रवास, लंबा प्रवास चलता रहा, कुछ विशेषता लेकर चलता रहा। उस विशेषता को हम जानते भी हैं। हम मानते कि हमारे यहां पर हमारे पूर्व के लोगों ने यहां एक दृष्टि का विकास किया। हम लोग जिस विचार से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमारे यहां पर हम उसका विशेष उल्लेख भी करते हैं कि भारत का विचार ये अध्यात्म का विचार है। तो हमारा केंद्र बिंदु, बेस है, आधार है। हमारे जीवन रचना का, समाज जीवन का, सभी का आधार वो अध्यात्म रहा है। वो सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, विदेश नीति हो, युद्ध नीति हो, समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में विचार करते समय अध्यात्म आधारित विचार करने का हमारा क्रम रहा है। और उसके कारण हमको दिखाई देता है कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति का विकास हुआ, दृष्टि का विकास हुआ, वो कुछ विशेषता लेकर हुआ है। उस विशेषता के कारण ही उसको एक नया परिचय मिल गया, और वो विशेषता सर्व समावेशक है, सबका हित करने वाली है, सबका स्पर्श करने वाली है, किसी को दूर करने वाली नहीं है, सबको जोड़ने वाली है। ये दृष्टि यहां पर विकसित करने के कारण हमारा एक विशेषता का प्रवास हमको हमारे साथ में दिखाई देता है। लेकिन मेरे मन में आता है, कभी हम लोग थोड़ा उस कालावधि में जाकर विचार करें, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, उस समय की समाज की स्थिति क्या थी? उस समय का ज्ञान विज्ञान कितना रहा होगा? उस समय के कम्युनिकेशन कैसे रहे होंगे? उस समय के इंस्टीट्यूट शायद कैसे रहे होंगे? अपने मन में आता होगा। बड़ा आश्चर्य लगता है कि उस समय हमारे देश में इस प्रकार के स्वभाव को निर्माण करने की कौन सी यंत्रणा रही? तंत्र कौन सा रहा? सिस्टम क्या चले? बताने के लिए तो सहज है कि भाई ऐसा हमारा समाज आ गया, लेकिन वो चलाने वाले लोग कैसे निर्माण, वो चलाने की व्यवस्था कैसे एक प्रकार से चलाते चलाते ध्यान में आ गया है। तो ध्यान में आता है कि हमारे समाज के विशेषताओं में 2 चीजों पर हमको ध्यान देना आवश्यक है। पहला कौन सा है कि हमारे समाज का, हमारे विचार का जो विकास है, भारत का जो प्रवास चला है, वो बीज से वृक्ष तक इस प्रकार का है। हमको पता है बीज अपने आप को जमीन में गाड़ लेता है। जमीन में गाड़ते समय उसका जमीन से कुछ एक प्रकार से आदान प्रदान होता है, संघर्ष भी होता है, कि जमीन में तो कीटाणु है, कुछ अपने अस्तित्व को छोड़ देता है, कुछ चीजों को वहां छोड़ देता है, उससे वो बाहर निकलता है। बाहर निकलकर फिर वो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आता है, तो छोटा वृक्ष के नाते, एक छोटा पेड़ के नाते उसको दिखाई जाता है। उस समय भी उसके सामने अनेक प्रकार के संकट रहते होंगे, लेकिन एक बीज का मन में पक्का रहता है कि मुझे बड़ा वृक्ष बनना है, मुझे और आगे बढ़ना है,
ये स्वप्न लेकर चलता है, तो वो वृक्ष धीरे धीरे उस सारे प्रतिरोधों को पार करते करते अपने टहनियां, अपने वृक्ष का पूरा एक स्वरूप बनाते जाता है और आगे चलकर वो फल फूल देकर अपने एक बड़ी कर्तव्य की भावना में रहता है, हर एक को फल देने की चेष्टा करता है। हमारे देश का इतिहास, हमारे यहाँ पर विचार का विकास भी इसी प्रकार से हुआ है और वही विशेषता हमारे यहाँ पर रहने के कारण हमारा जो विकसन है वो नैसर्गिक पद्धति से हुआ है। कोई रिवॉल्यूशनरी नहीं है, कोई क्रांतिकारी नहीं है, कोई काउंटर रिवॉल्यूशन देने वाला भी नहीं है, उत्क्रांति वाला भी नहीं है। हमारा विकसन ये स्वाभाविक निसर्ग पद्धति से होने के कारण हम लोग मानते भी है कि जो जितना निसर्ग में बनने की प्रक्रिया ज्यादा है वो ज्यादा लंबा चलता है। हमको अनुभव है, कुछ कुछ पेड़ बड़े धीरे धीरे विकसित होते हैं, वो ज्यादा चलते हैं। हमारे भारतवर्ष का विकास भी इसी प्रकार से बीज से वृक्ष होने का विकास हमको दिखाई देता है। दूसरी चीज हमारे प्रवास में जो आई है वो परंपरा आई है, जो समाज की एक प्रकार से चित्र को बताती है। कोई विचार रहता है, उसके पीछे चिंतन चलता है, चिंतन के साथ कुछ ना कुछ एक प्रकार से उसकी प्रक्रिया चलती है, फिर उससे व्यवहार निर्माण होता है और ये व्यवहार का आवर्तन बनते जाता है, तो वो परंपरा के नाते विकसित होता है। हमारे देश में समाज निर्माण करते समय हमारे पूर्व के लोगों ने ऐसे आवर्तन करने वाली प्रक्रिया को कितना लंबे समय चलाया होगा। आज तो हमको बड़ी सहजता से पता चलता है, ये चीज ऐसा है, ये चीज नहीं करना, ये यहाँ पर करना, ये सायंकाल पेड़ को हाथ नहीं लगाना, पानी पीने का पवित्र एक प्रकार से आज तो जल ही पवित्र है वगैरह घोषणा देनी पड़ती है, लेकिन ये तो पहले से हमारे समाज में चल रहा है। हमारे वेदों में इसके बारे में, जल के बारे में बड़ी महत्ता बताई गई है। हमारे अनेक ऋषि मुनियों ने इसके बारे में अच्छे अच्छे सूक्त लिख कर गए हैं। तो ये बताने वाली व्यवस्था हमारे यहाँ परंपरा के रूप में आई। वो परंपराएं हमारे समाज का मन बनाती है। परंपरा का आवर्तन में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने की एक व्यवस्था चली है और उसके कारण जो विशेषता हमारे समाज के मैंने कही वो ठीक से चली है। इसलिए हमारे भारतवर्ष का विचार, ये अध्यात्म का विचार है, वो परंपरा से चलने वाला है, स्वाभाविक है, उसके कारण वो मानवीय है, वो निसर्ग से साथ चलने वाला है, प्रकृति सुसंगत है, वो मूल्याधिष्ठित माना गया है, एक प्रकार से वो विज्ञान निष्ठ भी माना गया है। हमने यहाँ विज्ञान को महत्व दी है, विज्ञान भी उसमें आ गया है। वो लोकतंत्रवादी है, वो मातृशक्ति का सम्मान करने वाला है, सबके लिए एक प्रकार से हित की बात करने वाला है। ये प्रवास हमारी विशेषताओं के साथ चलते आया, ये ध्यान में लेकर शायद हमको हमारे समाज को समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये क्रम हमारे समाज में बड़े सहजता से विकसित होता गया, ये हमको जानकारी मिलती है। इसके बारे में दो उदाहरण मेरे सामने हैं। कभी कभी कल्पना करिए कि जल, जंगल, जमीन, इसके बारे में जो आस्था श्रद्धा हमारे समाज में निर्माण की गई, वो कैसे निर्माण की गई। एक सुदूर रहने वाला, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के मन में भी ये भावना कैसे पहुंचाएगी। मैं अरुणाचल में काम करता था, वहां पर जनजातीय क्षेत्र है, पढ़ाई का प्रमाण बहुत ही कम है। अभी अभी उनकी पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन शिक्षा के साथ जुड़ रही है, उसके पहले तो शिक्षा उनके पास नहीं है। आज के जो ऑफिसर है उनके माँ पिताजी पढ़े लिखे नहीं है। तो एक तहसील कार्यकर्ता के साथ मैं प्रवास में था, उसके तहसील में, तो सुबह प्रवास शुरू किया, दोपहर में फिर उसके गांव से क्रॉस करते हुए दूसरे भाग में जाना। उस गांव में जाते समय उसने मुझे कहा कि प्रदीप जी 10 मिनट बैठिए मेरे घर में, तब तक मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, फिर हम और निकल सकते हैं। ठीक है भैया। तो उनका एक चांग घर रहता है, जमीन से ऊपर बांस बल्ली वाला घर बनाते हैं, उसमें वो मोड़ा रखते हैं, मोड़े के ऊपर मुझे बैठा दिया, मुझे मोड़ा दे दिया बैठने के लिए, मैं बैठ गया। तो उसकी माँ अंदर से आ गई, उन्होंने मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाया। तो मैंने सोचा थोड़ा धूप से निकला वो, थोड़े देर के बाद पीता हूँ, इसलिए मैंने बाजू में रख दिया।
थोड़े देर के बाद मेरे पानी का ग्लास रखने के कुछ समय के बाद उनका बेटा स्कूल से आया। स्कूल से आते समय वो अपना थैला वहां रख दिया और मेरे बाजू से जाते समय उसका पैर उस ग्लास को लग गया, पानी गिर गया। वो माँ अंदर से आ गई और बेटे को पकड़कर मार रही है और सिखा रही है कि मैंने आपको कहा था ना पीने के पानी को पैर नहीं लगाना। वो सिखा रही है, उसको मारते हुए सिखा रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, ये कौन सिखाए इनको? पानी तो प्रचुर है, पहाड़ में तो पानी बहता ही है, बहता हुआ पानी है वहां पर, फिर भी वो सिखाने की चेष्टा कर रही है अपने नए पीढ़ी को। ये कौन सिखाए, कौन पहुंचाए वहां पर? नागालैंड में मैं प्रवास में गया था, तो वहां पर मोन डिस्ट्रिक्ट में सब क्रिश्चियन है वहां पर। शायद हमारे यहाँ पर पूना में, ठाणे में वहां के बच्चे लोग पढ़ते भी है। तो ऐसे बच्चों के घर में जाना और उसके सूत्र पकड़ना, उसके संबंध समझना, ये हमारा एक प्रकार से प्रवास का क्रम था, संघ का काम नहीं था। जिस घर में मैं रुका था, क्रिश्चियन घरों में, उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब एक कल सुबह हमारे गांव का एक कार्यक्रम है, आप चलेंगे क्या? हाँ जरूर। मैं तो वो देखने समझने के लिए जाने की चेष्टा करने वाला था। तो सुबह उठकर नहा धोकर हम लोग एक जगह पहुंचे, तो मुझे दिखाई दिया तो एक छोटा सा कुआं है और कुएं के साथ सब लोग नहा धोकर आकर खड़े हैं। 2 बच्चे वहां नहा धोकर अंदर गए होंगे, वो सामान दे रहे और गाना गाते हुए उसको बाहर निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। वो एक उन्होंने उत्सव बनाया। अब कुआं साफ करना, इसको समाज की एक छोटे से त्योहार के रूप में लाना, मैंने देखा कि बाद में वो जो कुआं पर साफ सफाई करने वाले नीचे उतर कर आने वाले लड़के थे, ऊपर आने के बाद उनको सबने एक प्रकार से सम्मान किया। हर एक ने कुछ ना कुछ उसको गमछा दे रहा है, कोई मिठाई दे रहा है, कोई कुछ उसको थोड़ा सा पैसा देने की चेष्टा कर रहा है। यानी पानी साफ करने वाले के प्रति इतनी श्रेष्ठ भावना है। वो क्रिश्चियन है आज भी, लेकिन वो व्यवहार तो ऐसे ही करते हैं। कौन पहुंचाया हमारे यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था? मन में आती है कि अरे ये करने वाले लोग कौन होंगे? धीरे धीरे हमारे समाज में ऐसे करने वाले लोगों के अनेक प्रयत्न रहे होंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा लंबा काल हमारे देश का एक ऊंचाई का काल रहा है। दुनिया में जब कभी विश्व का आर्थिक इतिहास लिखा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी जाती है, तो उसमें भारत के बारे में उनको अधिक लिखना पड़ता है और इस पर काफी संशोधन हो चुका है। एक एंगुस मेडिसन नाम का व्यक्ति है, उन्होंने इस पर काफी रिसर्च किया, एक बड़ी 600 पेजेज की किताब निकाली है। उसमें उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री में लिखते समय ऐसा उल्लेख किया है कि लगभग 2000 साल में पहले 0 से लेकर 1500-1800 तक विचार करते हैं, तो इसमें दिखाई देता है कि ये भारत का एक बड़ा योगदान रहा है। मैं जानबूझकर इसके आंकड़े पढ़ने के लिए थोड़ा आग्रह आपके सामने रखूंगा कि हम कैसे समझ सकते हैं उसको। कितनी बड़ी मात्रा में उन्होंने प्रयत्न किया होगा, किस प्रकार से उनके एक प्रकार से दिशा रही होगी। वो कहते हैं कि 0 से एक प्रकार से पहले 0 के समय, मतलब ईस्वी सन 0 जब शुरू हो गया, तब हमारा जीडीपी 32.9% के आसपास प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद में 1000 साल में वो 28.9 था, 1500 में वो 24.40 था, 1600 में वो 22.40 था। इस समय हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और धीरे धीरे हमारा जीडीपी नीचे जाना प्रारंभ हो गया। तो 1600 से लेकर 1870, मतलब ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष लागू होने के बाद हमारा जीडीपी 12.10 पर था। जब अंग्रेज हमारे यहाँ से गए तो हमारा जीडीपी केवल 4% से आसपास था। लेकिन मेरे मन में आता है कि हमारे देश में इतनी बड़ी मात्रा में आर्थिक रचना, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक एक प्रकार से अलग अलग विषयों पर उसकी डायनामिक्स पकड़ने वाले लोग किसने खड़े किए? हमारे ऊपर तो आरोप लगाया जाता है कि आप तो असंगठित थे, आपको विज्ञान मालूम नहीं था, आपको कोई योजना नहीं थी। फिर हमारे देश का जीडीपी कैसे रहा?
इसका अर्थ हमारे देश में इसका विचार करने वाले लोग थे, इस पर काम करने वाली संस्थाएं थी, इस पर काम करने था, उस प्रकार का रोजगार उपलब्ध करना, उस प्रकार के सिस्टम में स्वाभाविक जाने का एक स्वभाव बनाना, उस प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाने की चेष्टा में आगे ले जाना, उस प्रकार के लॉजिस्टिक बनाना, ये व्यवस्था आधारित समाज रचना होने के कारण संभव हो गया, वो उसका वर्णन कर रहा है। और तीसरी चीज जो बताई, जिसका मैंने उल्लेख किया, वो कहता है कि यहाँ किंगडम नहीं, यहाँ पर क्विंडम भी दिखाई दे रहे हैं। आज भारत में हमको कटघरे में खड़ा करने का प्रयत्न किया जाता है कि यहाँ पर इनइक्वेलिटी है, जेंडर इक्वेलिटी नहीं है, महिला पुरुष नहीं है, यहाँ पुरुष सत्ताक देश है। वो तीसरी शताब्दी में अनुभव करके जा रहा है कि यहाँ तो महिलाएं राज्य कर रही है, रानियां राज्य कर रही है, बड़ी स्वतंत्रता के साथ सब निर्णय लेती है, अपनी सेना रखती है। हम जानते हैं हमारे यहाँ पर अभी अभी अहिल्या देवी जी का हमने जयंती वर्ष मनाया 300वां, तो हमको पता अनुभव क्या होगा। तो धीरे धीरे हमारे समाज के बारे में दुनिया के लोगों ने जो वर्णन करके रखा, वो तो हमारे सामने एक प्रकार से दर्शन दिखाता है कि हमारे समाज की गति है, दिशा ये रही है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया चलती रही है। हमारे यहां पर समाज जीवन खड़ा करने के लिए हमारे पूर्व के लोगों ने कुछ प्रयत्न किए, वो समझने की आवश्यकता है, उस पर आज हमारा ध्यान जाना चाहिए। जो समाज की शक्ति है वो निर्माण करना यानी क्या है, मुझे लगता है उसके बारे में चिंतन मनन हमारे सामने आना चाहिए। कौन सा जन्म में आता है? तो पहली बात उन्होंने कौन सा किया कि उच्च चेतना के बारे में विश्वास व्यक्त किया। केवल तत्व नहीं है, हमारे तत्व के अनुरूप चलने वाले व्यक्तित्व हमारे सामने थे। वो साधु थे, संत थे, परिव्राजक थे, सन्यासी थे, और राजा होने से फिर भी संन्यास तो वृत्ति का रहता था। और राजा है मतलब पूरे प्रजा का विचार करने वाला था, स्वार्थ राजा था ही नहीं। घटना प्रसंग हमारे सामने बहुत है। तो उच्च चेतना का विकास ये हमारे समाज में बारंबार विचार किया, आज उसकी कमी हमको दिखाई देती है। हमको ध्यान में आता है उन्होंने हमारे जीवन का एक उद्देश्य रखा है, वो है सत्य शोधन। जीवन का लक्ष्य क्या है? सत्य के पास पहुंचना, सत्य को ढूंढना, वो कुछ भी सत्य हो, और ये करते रहने का एक आनंद है, जीवन का लक्ष्य उसमें मिलता है। केवल परिवार चलाना, वंश चलाना, रोजी रोटी का चिंता करना, इतना ही मात्र परिवार का लक्ष्य तो नहीं हो सकता है, व्यक्ति का लक्ष्य नहीं हो सकता है। धर्म संस्कृति का चक्र चलाना है, धर्म संस्कृति का चक्र चलाना है मतलब उसके बारे में सत्य शोधन का अपना लक्ष्य लेकर चलना है। हो सकता है क्या? मुझे लगता है हो सकता है। मैं उड़ीसा में वहां क्षेत्र प्रचारक था, तो वहां कोरापुट, शायद हम थोड़ा बहुत नाम जानते होंगे, वहां पर एक जनजातीय क्षेत्र है। वहां के एक जनजातीय महिला को पद्मश्री मिल गया। तो मैं नजदीक के जिले में प्रवास में था, तो मैंने वहां के कार्यकर्ता को कहा कि नहीं, हम उसके घर तक जाकर आएंगे। जाकर आया। कमला पुजारी नाम की महिला थी, अभी 1 साल पहले उसका निधन भी हो गया। 52-53 साल की महिला थी, एकदम जनजातीय, उसका वेश भी उस प्रकार का। स्कूल में गई नहीं है, वो कहते मैं पहली क्लास में गई, बाद में छोड़ दिया। अच्छा, किस विषय के लिए उसको एक प्रकार से पद्मश्री मिला है? तो उसके पास 128 प्रकार के चावल के बीज है, और वो चावल के बीज की उसकी मास्टरी है। ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग उसके पास सीखने के लिए आते हैं, उसके पास समझने के लिए आते हैं, उसके समाधान एक प्रकार से स्थान वो बन गया है। बड़ा आश्चर्य लगा कि तो स्कूल में तो नहीं गई है, लेकिन उसने अपने जीवन का एक मिशन बनाया। वो कह रहे कि मुझे माँ पिताजी से ये मिला तो मैं उसके साथ चल पड़ी। नए नए प्रकार के चावल को मैं आग लाती हूँ, बीज बनाती हूँ। देखो मेरे घर में केवल डब्बे उस प्रकार के भरे, बीज देखकर मैं पेड़ बताती हूँ, पेड़ देखकर मैं बीज बताती हूँ। मुझे मालूम हो गया सत्य शोधन। और उसको जब मैंने पूछा ये आपने कैसे कैसे मन में आया आपका, वो कहती है श्रद्धा लगुशी करुषी। श्रद्धा लग गई, मैंने करना शुरू कर दिया। बस इतना सिंपल उत्तर दिया उसने, बहुत बड़ा उत्तर नहीं दिया। ये मेरा श्रद्धा का विषय है इसलिए मैं करती हूँ।
मुझे लगता है सत्य शोधन का हमारा एक प्रयत्न हमारे जीवन में सबने मिलकर दिया है। तीसरी चीज हमारे पूर्व के लोगों ने दी है वो ज्ञान विज्ञान, ज्ञान अध्यात्म, इसको दोनों का मिलकर हमारा मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया है। मुझे लगता है इसके बारे में हमारे पूर्व काल में अनेक प्रकार की कथाएं हमने सुनी है जो हमारे ज्ञान अध्यात्म और विज्ञान को मिलकर चलाने का स्वभाव दिखाता है। चौथी चीज हमारे पूर्व के लोगों ने की है वो है हमारे यहां पर व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन, इसको एक प्रकार से व्यवस्था देने का प्रयत्न किया है। वो परिवार व्यवस्था है, वो ग्राम व्यवस्था है, वो समाज की व्यवस्था है, वो न्याय की व्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था है, और उसके कारण हमारे यहाँ पर उस व्यवस्था में चलने का स्वभाव बनाया गया। ये अधिकतम लोगों के लिए जीवन खड़ा करने का जो प्रयत्न हुआ है ना, उसमें ये अंतिम भाग ज्यादा लोगों का है और उस पर बड़ा महत्व ध्यान रखा गया। इसके लिए हमारे यहाँ पर 30 त्योहार निर्माण किए गए, इसलिए हमारे यहाँ पर छोटे छोटे प्रसंग पर कुछ ना कुछ उसके साथ जोड़ा गया। हमारे अधिकतम हमारे जो 30 त्योहार है, शरण वगैरह है, हमारे जो फेस्टिवल्स आते हैं, हमको मालूम है एग्रो बेस है, कृषि प्रधान है। उसको शायद विज्ञान मालूम नहीं होगा, लेकिन उसके मन में पक्का है जंगल में जाना है तो जंगल में अनुमति लेकर जाना है, पेड़ काटना है तो पेड़ के पहले अनुमति लेकर करना है। वो हमारे जैसा कॉलेज में नहीं गया इसका अर्थ वो आपड़ है, ऐसा नहीं है। उसको इवोल्यूशन थ्योरी मालूम है, वो जानता है, उसके गाने में, उसके फॉकटेल्स लोक कला में, लोक गाने में उसकी जानकर उसके पास पक्की है। तो हमारे यहाँ पर समाज जीवन खड़ा करने का जो प्रयत्न किया है वो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि उसके कारण आज भी हम लोगों को उसका कभी कभी स्पर्श होता है तो अच्छा लगता है। शायद हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब भारत की विशेषता के बारे में विचार करते हैं तो ये भारत की विशेषता हमारे सामने इस प्रकार से आते हुए हमको दिखाई देते हैं। ये जब क्रम चला, उस क्रम के कारण हमारे यहाँ पर उसकी ताकत के आधार पर, उस शक्ति के आधार पर हमारे यहाँ पर सुवर्ण काल आया। सुवर्ण काल अपने आप में नहीं आया है, वो समाज की प्रक्रिया चली है, समाज की मनस्थिति बनी है, समाज के शक्ति का संपादन होते गया है, समाज उस शक्ति के आधार पर अपनी व्यवस्था खड़ा करते गया, तब कहीं सुवर्ण काल आया। सुवर्ण काल केवल राजा के कारण नहीं आता है। सुवर्ण काल क्यों कहते हैं हम लोग? हम कहते हैं सुवर्ण काल आया, इसका मतलब क्या है? उस समय एक राजनीतिक एक प्रकार से एकता आई, पॉलिटिकल एक कुछ ना कुछ हमारा मिशन चला। उस सामाजिक परिदृश्य में भी हमारी समरसता, समता एक साथ दिखाई दी। हमारे यहां पर एक प्रकार से आर्थिक समृद्धि का चक्र आगे बढ़ते गए। हमारे यहां पर हिंदू का पुनरुत्थान हुआ, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, हर समय होते रहा। समाज में चलते चलते अनेक प्रकार की स्टैग्नेंसी आती है, पानी रुकता है, सड़ता है, तो हमारे समाज में हर समय में नए नए आविष्कार देने का, नया कलेवर देने का, सुधार देने का, पुनरुत्थान करने का प्रयत्न वो भी दिखाई देता है। शिक्षा साहित्य में हमारे यहाँ उन्नति का काल रहा, विज्ञान की उन्नति उस समय हुई है, कला आगे बढ़ते हुए दिखाई दी है। और ऐसे समय में हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे लोग दुनिया में विश्व संचार करने के लिए बाहर निकले। ये क्रम चलता है, तब हम मानते हैं वो सुवर्ण काल है। सभी के लिए कुछ ना कुछ एंगेजमेंट है, हर व्यक्ति का अपना समाधान का स्तर पक्का है और उसके प्रति वो अपना आश्वस्त है, ये मेरा काम है, ये मैं करूंगा, ये समाज के लिए भलाई के लिए, ये निसर्ग रक्षा के लिए, ये समाज के उच्च काम करने के लिए, वो उसके भाव को लेकर चलता था। अनेक प्रकार की घटना, प्रसंग, कथा, कहानी ये हमारे समाज में इस प्रकार से इस विषय के साथ जुड़ी हुई है। वो मिशन लेकर चला है समाज, और उसके कारण इस सुवर्ण काल का एक रूप हमने अपने समाज में, उसके कारण हमारे सामने दिखाई दिया, ये हमको ध्यान में आता है। इसमें से कुछ विषयों को मैं थोड़ा स्पर्श करूंगा। ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, इसका विचार हमारे सामने बहुत बार आता होगा, लेकिन एक विचार कभी कभी हमको करना चाहिए, वो है संचार का, विश्व संचार का। आजकल माइग्रेशन एक बड़ा हाई टॉपिक बन गया है। अमेरिका, कनाडा में जो घटनाएं चल रही है तो हमको भी चिंतित कर रही है। गुजरात उसमें है,
मैं पंजाब में, मेरा केंद्र चंडीगढ़ है, तो उसके कारण मैं पंजाब में भी उसके विषय को समझ रहा हूं। और कैसे कैसे शब्द नए मालूम हो रहे। डंकी रूट हमारे सामने शब्द ही नहीं था, अभी वो शब्द हमारे सामने आ गया। कितनी कष्ट के साथ लोग जा रहे हैं। इलीगल जाने का साहस कितना बड़ा है वो हमको दिखाई देता है। हर समय व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाते रहा है। मैं सर्च कर रहा था तो गत 25 साल में 4 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर लोग गए हैं एक देश से दूसरे देश में। गत शताब्दी में ही यह संख्या लगभग 30-35 करोड़ जाती है। गत शताब्दी ज्यादा उथल पुथल की रही है। दोनों महायुद्ध में देशों का एक प्रकार से बहुत बदलाव आ गया है, उसके कारण भी हो सकता है। क्यों होता है? संचार क्यों होता है? अलग अलग मिशन के लिए होता है। नैसर्गिक आपत्ति के कारण होता है, शासन का अवरोध आता है उसके कारण होता है, आदमी को और अच्छी जगह जाना चाहता है इसके कारण होता है। कभी कभी धर्म की अपनी व्यवस्था बनाने के लिए कोई मिशन मिलता है इसलिए होता है। तो पश्चिम का भी विश्व संचार रहा, हमारा भी विश्व संचार हमको दिखाई देता है। कभी कभी हम लोग पढ़ते होंगे तो जरूर पढ़ना चाहिए, पश्चिम का विश्व संचार रहा तो कैसा रहा है। तो हमको ध्यान में आता है 10वीं और 11वीं शताब्दी में ईसाई और इस्लाम का जो संघर्ष चला है उसको क्रूसेड्स मानते हैं। कितनी बड़ी एक प्रकार से हिंसा उसमें हुई है। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। हमारे धर्म के तंत्र के अंतर, ध्वजा के अंतर आओ नहीं तो समाप्त हो जाओ। क्रूसेड के नाम पर संचार चला है। जगह जगह पर इस प्रकार के कितने लोगों को मारने का काम किया है, हम कल्पना नहीं कर सकते। करोड़ों लोग इस चक्र में गए हैं। अमेरिका देश के बारे में हम जानते हैं, उसकी कहानी इस प्रकार की है। वहां तो जब कोलंबस पहुंच गया तो वहां पर उसको दिखाई दिया ये तो बड़ी सुजलाम सुफलाम जमीन है, तो उसके मन में वहां पर राज्य करने का, यहाँ पर लोगों को लाकर बसाने की इच्छा हो गई। जब थोड़ा अंदर गया तो उसको लोगों के साथ बुलाया उसने, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से लोगों को लाकर वहां बैठाया। गोल्डन रश के नाम पर उसको जाना जाता है, पिक्चर है उसमें, कहानी है, हम पढ़ सकते हैं। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां दिखाई दिया कि बड़ी मात्रा में वहां पर जनजातीय लोग रहते हैं। तो जैसे शिकार करते हैं तो ऐसे शिकार करते हुए उन्होंने करोड़ों लोगों को मार पर एक प्रकार से अमेरिका बसाया। ये भी एक प्रकार से संचार रहा है, विश्व संचार। दूसरे जमीन पर जाकर कब्जा करो। तो विश्व संचार का अपना इतिहास एक पश्चिम का है, हमारा भी इतिहास है। हम भी दुनिया के बीच में गए, हम भी हजारों साल से आते जाते रहे हैं, हमारा भी आना जाना रहा है। लेकिन कहीं भी हमारा रक्त से जुड़ाव नहीं है। हमने किसी का अस्तित्व समाप्त नहीं किया है। हमने किसी का एक प्रकार से धर्म पर बाधा आने का प्रयत्न नहीं लगाया, बाधा निर्माण नहीं की। शायद हमारा दृष्टि अलग थी, जो हमारे, मैंने कहा ना, अध्यात्म आधारित व्यक्ति थे। व्यापार के लिए गए, लेकिन व्यापार से भी ज्यादा ह्यूमैनिटी जोड़ना, मानवता जोड़ना, वहां की संस्कृति को देखना, समझना, सीख कर आना। हम कहते हैं ना, कृणवंतो विश्व मार्गम, ये मिशन लेकर गए। दूसरे जगह से अच्छा कुछ मिलता है उसको ले आओ, इस नाते से हमारा एक मिशन चलता रहा। और इसलिए हमारे यहां से जो लोग गए उन्होंने कहीं भी इस प्रकार का हिंसा का आधार नहीं, किसी प्रकार के कुकृत्य करते हुए नहीं दिखाई देते। आज भी हमारे साथ में हुए। कभी कभी आश्चर्य लगता है। दुनिया अनुभव की है, दुनिया पहले भी अनुभव की, आज भी अनुभव करते। चाइना के एक राजदूत अमेरिका में रहे तो उन्होंने, डॉक्टर गुशी नाम है उनका, उन्होंने कहा, अमेरिका में भाषण देते हैं भारत के बारे में, एक फ्रेंडशिप वगैरह जो होता है ना, व्यापारी संबंध के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत ऐसा देश है जिन्होंने हमारे ऊपर 2000 साल तक राज्य किया, लेकिन बिना तलवार का। तलवार नहीं लाया था उन्होंने, विचार लाया था, व्यवहार लाया था, आत्मीयता लाई थी, एक दिशा देने का स्वप्न रखकर आए थे। और उसके प्रभाव के अंतर्गत हम 2000 साल तक भारत के साथ जुड़े रहे, भारत के प्रभाव में रहे। कहीं कहीं रक्त का कोई एक थेम भी नहीं नीचे, एक बूंद भी नीचे नहीं आई। तो हमारा संचार एक अलग प्रकार का है। आज भी हमारा संचार दिखाई देता है। यहां जयपुर में मेजर सुरेंद्र माथुर है, वो सेना में रहे तो उनको एक प्रकार से एडवेंचरस प्रवास करने का कुछ
मिलिट्री का अपना एक प्रयत्न रहता है। तो उन्होंने 32 फीट के नौका पर 13 लोगों ने पूरा विश्व का भ्रमण किया, पूरा विश्व का भ्रमण किया। आप कल्पना करिए कितना बड़ा मिशन उन्होंने लिया। तो उनका अनुभव ऐसा था, क्योंकि वो समुद्र किनारे टच करते थे, कैपिटल जाने का काम ही नहीं, समुद्र किनारे के लोगों को मिलना, समझना और उसके आधार पर कुछ और रेकी भी करते होंगे। लेकिन एक अनुभव उनका पक्का रहा, वो कहते हैं कि जिस किसी समुद्र के किनारे पर जाइए और जो हमारा चेहरा देखता है, हमारा भाव देखता है, हमारा व्यवहार देखता है, तो सबके मन में आप भारत से आए, आप इंडिया से आए, और एकदम आतिथ्य, एकदम स्वागत करने का प्रकार, एकदम आत्मीयता का स्तर विकसित करने का प्रकार दिखाई देता है। किताब निकाला उन्हें केल्टिक विजन नाम, केल्टिक जन नाम से। बड़े अद्भुत अद्भुत कहानी उनके पास। वो कहते हैं मैं ट्यूनीशिया में गया, छोटा सा देश है, रशिया के बाजू में है, छोटा सा, बहुत छोटा देश है जी, 30-32 लाख की पॉपुलेशन है, दबा हुआ देश है। वो कहते हैं कि मैं वहां पर गया, वहां पर किस कारण हमको और 2 दिन ज्यादा रहना पड़ा, तो थोड़ा समाज में अधिक मिलने का प्रयत्न हो गया। तो समाज के वो जो पर समुद्र किनारे पर रहने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हमारे गुरु के पास चलिए। तो मैंने देखा मेरे नाव दुरुस्त होने के लिए 2 दिन तो लगने वाले हैं, चलो जाकर आएंगे। तो मैं उनके गुरु के पास गया। वो गुरु अंधे थे, तो वो गुरु को इन्होंने बताया उनके बाकी जो समुद्र किनारे वाले कि ये भारत से आए हुए हैं, ऐसे ऐसे ये देश को जा रहे थे, तो हम आपके पास लेकर आए। उन्होंने एकदम आलिंगन लगाया, आलिंगन लगाकर कहते हैं कि अरे अब भारत से आए, मेरे पूर्वज भी भारत के हैं। अब वो ट्यूनीशिया का आदमी कह रहा है कि मेरे पूर्वज भारत के हैं, मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ, मेरे माँ पिताजी पीढ़ी दर पीढ़ी से ये बता कर आया कि हमारे पूर्वज वहां से आए, हमारे पूर्वज वहां से आए। अंधा है, और वो कहता है कि आज मेरा भाग्य खुल गया है। जब मेरे जीवन में मैंने तय किया था, जब कोई भारत का आदमी मिलेगा तो मुझे वो भारत दिखाएगा, आप मुझे भारत ले चलेंगे। लेकर आए तो भारत में उनके घर में रख कर गए। अंधे व्यक्ति को उन्होंने 7 दिन पूरा वर्णन हाथ पकड़कर उनको पूरा देश घुमाया। ध्यान में आता है ट्यूनीशिया में 70% संस्कृत भाषा है, 70% उनकी भाषा में संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। कौन पूछा है? तो हमारे यहाँ पर विश्व संचार जो हो रहा है उस प्रकार का रहा है। हम लोग जानते होंगे हमारे देश में हमारे कुछ विचार से जुड़े हुए लोगों ने बाहर के लोगों के लिए एक नया प्रकार का काम शुरू किया है, प्री इस्लाम, प्री क्रिश्चियन। इसके आधार पर समाज में चलने वाले काम दुनिया में अनेक जगह चलते हैं। है तो देश इस्लाम का, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं हमारे रूट कहां पर है तो देश क्रिश्चियन का, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं हम क्रिश्चियन बनने के पहले क्या थे। तो उसको दुनिया में बैकवर्ड मूवमेंट, इंडिजिनियस मूवमेंट, नेचर वर्शिपर, अलग अलग नाम देते हैं। उनका एक संगठन बनता है। तो अपने कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसे संगठनों का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज, ICCS, US बेस है। उसके साथ 68 देशों के लोग एकत्रित आए, 68 कंट्रीज के लोगों का उनका एक प्रकार से संगठन बनाया। वो हर 4 साल के बाद भारत में आता है, वर्ल्ड एल्डर्स कॉन्फ्रेंस के नाम पर अपनी पूजा पद्धति, अपने रीति रिवाज, जन्म मृत्यु की कहानी, उसके साथ जुड़े हुए नियम कानून बताते हैं। तो पता चलता है ये भारत का ही है। वही पंच महाभूत का वर्णन है उनकी गाने में। उनके गाने की कला अलग है, उनके बताने की पूजा की पद्धति अलग है, उसका वर्णन होता है, उसका डिस्प्ले होता है। तो कौन पहुंचा यार? तो हमारे यहाँ के पहले के लोग जो गए, उन्होंने भारत को उस प्रकार से, मैंने कहा ना हमारी सांस्कृतिक का आदान प्रदान ज्यादा रहा, बड़ी सहजता से रहा, जबरदस्ती नहीं रही। हम कहते ना उसको, हमारे यहाँ पर हम लोग शस्त्र लेकर नहीं गए, शास्त्र लेकर गए। हमारे यहाँ पर हमने विकास लेकर गए, विध्वंस नहीं लेकर गए। हमारा अधिकार हम कमाने के लिए नहीं गया, अपनत्व के आधार पर लेकर गए। डर निर्माण नहीं किया, प्यार देकर गए। और उसके कारण हमारा विश्व संचार ये अपने आप में बड़ा माना जाता है, दुनिया उसको मान रही। शायद एक नाम आपने सुना होगा, इंदिरा नूई का, पेप्सी कोला की चेयरमैन रही, पढ़ी लिखी होते होते वो दुनिया में गई, दुनिया के सबसे बड़े MNC की बड़ी माँ, दोनों CEO भी रही, बाद में चेयरमैन भी रही, प्रेसिडेंट रही। बड़े सामान्य घर की लड़की है,
पिताजी जल्दी निकल गए तो माँ ने उनको एक प्रकार से पढ़ाया, आगे बढ़ाया। दूसरे के घर के बर्तन मांजने जैसा, साफ सफाई करने का जैसा काम करते हुए बेटी को पढ़ाया। उसके मन में वो है। धीरे धीरे वो बनती बनती पेप्सी कोला की इतने बड़े पद पर पहुंची, तो कलकत्ता में आई थी। तो कलकत्ता में वहां पर स्टेट्समैन ने उसका इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उसको पूछा कि आप इतने पद पर पहुंचे तो इसका श्रेय किसको देते हैं? तो उसने कहा, मैं गरीबी को मैं श्रेय देता हूँ। तो पत्रकार को आश्चर्य लगा, गरीबी को श्रेय कैसे दे सकते हैं? नहीं, बोले मुझे गरीबी ने बहुत सिखाया है। ये जो गरीबी है उसने मुझे मेरे जीवन का एक गोल दे दिया है, मेरे जीवन को एक दृष्टि दे दी है। इनको समझना, इनके दुखों को दूर करना, ये मैं कर सकती हूँ। तो आप इतने पद पर इसको कैसे करते हैं? तो उसने बड़ा अच्छा उदाहरण बताया। वो कहते हैं कि मेरे कंपनी में कोई लड़का लड़की कोई अच्छा काम करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देता है, कोई डिजाइन बनाता है, कोई कंपोजिशन बनाता है, तो मैं उसको सम्मान देने के बजाय मैं उसके घर में जाती हूँ और घर में जाकर उसके माँ पिताजी को सम्मानित करती हूँ कि आपने अपने बच्चों पर इस प्रकार का संस्कार दिया है कि वो कहीं भी जाकर अच्छा प्रकार का काम करता है। उसके कारण उसके माँ पिताजी का जब मैं सम्मान करती हूँ, उनके पैर छूती हूँ, तो मेरे मन में पक्का विश्वास होता है कि माँ पिताजी के हाथ में वो ताकत है, परिवार में वो ताकत है। हर परिस्थिति में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की ताकत उस माँ के पास में है। तो इंदिरा नहीं बता रही है। आज भी हमारे सामने हमको दिखाई देता है कि यूरोप में डिक्लाइन के समय पूरा यूरोप भारत के युवा के तरफ बड़ी आशा से देख रहा है। उनको लगता है ये हमारे सर्वाइवर है, ये हमको इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए सक्षम है, और इसलिए भारतीय लोगों को हाथ में सत्ता देना, भारतीय लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाना, ये स्पर्धा चली है। मैं 2 आर्टिकल इसके बारे में पढ़ा हूं। वो जानते हैं कि ये जो भारत का व्यक्ति है ये कैपेशियस है, ये कितने भी कठिन परिस्थिति में अड़िग निर्णय पर पक्का रह सकता है, ये सामूहिक भावना पर चल सकता है, इसके मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं है। क्यों? ये स्पिरिचुअल बेस है, ये अध्यात्म आधारित है। मुझे लगता है आज भी हमारा विश्व का संचार, हमारे प्रतिनिधि उसी प्रकार से करते हुए दिखाई देते हैं। मैं उसको कहता हूं, ये जो हमारे एनआरआई है ये नोबल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये भारत के केवल एनआरआई मात्र नहीं है, ये हमारे नोबल है, हमारे संस्कृति के वाहक है, हमारे संस्कृति को आगे ले जाने का दायित्व लेने वाले लोग हैं। क्या हमारी दृष्टि यहां नहीं बन सकती? इस प्रकार के व्यक्ति को लेकर चलने वाले लोगों के आधार पर हम आगे नहीं जा सकते। ये ध्यान रखकर हमको आगे जाना है। मुझे लगता है ये क्रम हमारे समाज में चला, इसके आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर स्वर्ण काल था, तो स्वाभाविक ईर्ष्या द्वेष के कारण, संपन्न होने के कारण यहाँ आक्रांत आते रहे। हम किताब गीतों में कहते हैं, ग्रीक हुक हूण शक यवन टूटते ते भूमि पर, एक के पीछे गाते गए, एक के पीछे लोगों ने अलग अलग अपने भारतवर्ष में आकर कुछ ना कुछ परिणाम प्रयत्न ढूंढने का प्रयत्न किया। मुगल आया, जब मुगल आए तो मुगल अपनी पद्धति लेकर आए, अपने आधार पर प्रयत्न किया, उनके आधार पर किया। भारत क्या है वो समझने का प्रयत्न अपने आधार पर नहीं किया। जब यहां आए तो उन्होंने बड़ा हमारे साथ जो किया आज भी दिखाई देता है, उसके चित्र हमारे सामने आते भी है। हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र बिंदु तोड़ने का प्रयत्न किया। हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के समाज में भेद निर्माण करने का प्रयत्न किया। उस समय हमारे समाज में एक चित्र चला था, जब हमारा स्वर्ण काल चला था तो हमारा वेद आधार था, वेद के आधार पर हमारी भूमिका चल रही थी। धीरे धीरे वेद में कई पूजा पद्धति यज्ञ, इसका एक प्रकार से उसका अंतर्भाव हो गया। आधार देने के लिए कुछ ना कुछ कर्मकांड साथ में चाहिए, उसको कर्मकांडी बना गया, और कर्मकांड करने वाला एक वर्ग खड़ा हो गया, वो शोषण करने वाला बन गया, और उसके कारण हमारे समाज में गरीब तबके को उस कर्मकांड का, यज्ञ का, पूजा का, उसकी सहभागिता दूर होती गई। जब मुगल हमारे देश में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार का एक वर्ग है जो अपने आप को दूर मानता है, यहाँ के मूल संस्कृति से दूर मानता है, और ऐसे वर्गों को टारगेट करते हुए उनको मुसलमान बनाने का षड्यंत्र किया गया।
मैं जानता हूं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये खुलकर लिखा हुआ है कि ये जो भारत में मुसलमान बने हैं उसमें 40% से ज्यादा मुसलमान ये इसलिए निचले तबके के लोग बने, वो परिस्थिति के दबाव के कारण बने। मन में इच्छा थी कुछ तो भी अलग करना, मन में इच्छा थी सम्मान मिलना चाहिए, मन में इच्छा थी मैं भी वाहक बनूं, लेकिन दरवाजे बंद हो गए थे। शोषण होने का नया नया प्रकार ढूंढा गया था, उसके परिणाम रूप वहां पर इस प्रकार के विषयों का एक प्रकार से अंतर्भाव हो गया। लेकिन हमारा भाग्य है कि ऐसे समय में हमारे समाज में समाज के धुरीण लोगों ने, साधु संतों ने, समाज सुधारकों ने फिर से उस वर्ग को जगाने का प्रयत्न किया, फिर से उस वर्ग को वेद मत से जोड़ने का प्रयत्न किया। उन्होंने वेद मत की प्राथमिकता रखी, कर्मकांडों का विरोध किया। बड़ा सिंपल है, आप देखिए सभी सांता लोगों का, और रामानंद हो, रैदास महाराज हो, रविदास हो, कबीर हो, आपके यहाँ के साधु संतों का हो, बड़ी सिंपल व्याख्या में बताया कि भाई वैष्णव जन तो टेढ़े कहिए जे पीड़ पराए जाने रहे, बस इतना ही पर्याप्त है। कोई बाकी पूजा अर्चना नहीं है, जो पीड़ा समझता है और उसको दूर करता है वो वैष्णव लेके लायक है। हमारे यहाँ पर वेद मत कायम रखने के लिए हमारे साधु संतों ने प्रयत्न किया। आज हमारे समाज में दोष आ गया, हमने वो जाति के संत बना दिए, हमने वो समाज के संत, संपूर्ण समाज के संत नहीं मानते, फिर हम उसी चक्र में आ गए। मैंने कहा ना, हमारा जो समाज शक्ति का एक दोष आज भी हमारे साथ में, ऐसे दोषों को दूर करने का प्रयत्न है। बाद में अंग्रेज हमारे देश में आए, अंग्रेजों ने अपना कुचक्र चलाया, बड़े धूर्त थे, बड़े चालाक थे, छोटी संख्या में आए थे, उन्होंने अपने समाज में एक नया चित्र बनाने का प्रयत्न किया। उसकी वर्णन अलग अलग प्रकार से रह सकता है, लेकिन ध्यान में आता है कि अंग्रेजों की जो एक प्रकार से दिशा थी, उनकी करुणा रहित सभ्यता है। अंग्रेजों की, ध्यान में रखना मैं क्या कह रहा हूं, करुणा रहित सभ्यता है और मानव रहित, एक प्रकार से संवेदनाहीन ऐसी उनकी प्रशासन की व्यवस्था रही। और उसके कारण यहाँ पर उन्होंने जितने प्रकार का शोषण किया है, जितने प्रकार के गैर व्यवहार करने का प्रयत्न किया है, इसका अलग चिट्ठा हो सकता है, इसका अलग वर्णन हो सकता है। करोड़ों लोगों को मारा गया, करोड़ों लोगों को अकाल के समय ऐसे अंधेरे में ढकेल दिया, उसकी कोई व्यवस्था नहीं करते थे। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने उस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयत्न करते हुए गए। उसका परिणाम है अंग्रेजों का एक बड़ा काला पन्ना हमारे इतिहास में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। केवल उन्होंने इतना ही नहीं किया, केवल राजकीय गुलामी नहीं, उनके मन में था यहां पर हमको सांस्कृतिक गुलामी निर्माण करनी है। राजकीय गुलामी तो दिखती है, झंडा बदल गया है, सील बदल गया है, वो सेना का एक प्रकार से पहराव बदल गया है, वेश बदल गया है, लेकिन सांस्कृतिक गुलामी के आधार पर तो आत्मा गुलाम हो जाता है। और अंग्रेजों ने हमारे देश में, हमारे समाज में उस प्रकार के विषयों को बढ़ाने का एक बड़ा षड्यंत्र चलाया। डिवाइड एंड रूल हम शब्द कहते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर जो शुरू किया वो डी नेशनलाइज, डी हिंदुनाइज, डी कल्चरलाइज, ये उनके मुख्य प्रयत्न थे। और उस प्रयत्नों को लेकर उन्होंने इतना बड़ा मास्टर प्लान लेकर काम किया, उसकी इकोसिस्टम निर्माण की। अपने अपने प्रारंभिक जो उनके एक प्रकार से आकलन थे, गैजेट थे, वो ओरिजिनल थे, लेकिन उस ओरिजिनल को उन्होंने केवल फॉल्ट लाइन प्रेजेंट करने के लिए आगे बढ़ाया। हमारे समाज में एक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता लाने का प्रयत्न किया। उसके आधार पर हमारे समाज का एक प्रकार से चित्र हमारे सामने दिखाई देता है। अंग्रेजों के आक्रमण का उस समय के जो प्रयत्न थे, उसका सही उत्तर देने का हमारे पूर्व के लोगों ने प्रयत्न किया है। जैसे मुगलों का आक्रमण का उत्तर शिवाजी महाराज ने दिया, राणा प्रताप ने दिया, छत्रसाल ने दिया, गुरु गोविंद सिंह ने दिया, लक्षित बड़फुकर ने उधर दिया। वैसे हमको ध्यान में आता है अंग्रेजों के उत्तर को भी उस समय के उनके जितने प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, उस प्रकार के उत्तर देने का प्रयत्न हमारे यहाँ पर एक बड़ी लाइन दिखाई देती है। 2 साल पहले हमने आजादी का अमृत महोत्सव जब मनाया तो उसके बारे में भी विचार किया, तो ध्यान में आता है हमारे समाज में जो जो आंदोलन करने वाले लोग थे, उनका मूल आधार ये अध्यात्म ही रहा है। वो महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, योगी अरविंद हो, लोकमान्य तिलक हो,
क्रांतिकारक कोई भी हो, भगवत गीता ही देकर फांसी पर गए। सबने मन में पक्का विचार था, ये हमारा देश अध्यात्म आधारित देश है, इसको मुक्त करना है, इसके लिए लड़ना है। वो चतुसूत्र देने का प्रयत्न हो। धीरे धीरे हमारे समाज में ऐसे विषयों को लेकर चलने वाला एक बड़ा संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के बाद हम देश में स्वतंत्रता के नाते सामने आए, ऐसा हमको दिखाई देता। मैं मानता हूं कि हम स्वतंत्र हुए तब दुनिया में बड़ी हलचल हुई, और दुनिया के हलचल के कारण समाज में क्या निर्माण हुआ, उस समाज के निर्माण के कारण हमारी आने वाले दिनों की दिशा और दायित्व के बारे में कल हम बैठकर जरूर